गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आजकल हम लेसन 6 द 3 ऑर्डर्स कर रहे हैं। इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये 3 ऑर्डर्स में आपको याद तो है ना कि इसमें कौन कौन से वर्ग आते थे। जो फर्स्ट वर्ग था इसमें पादरी लोग आते थे, यानी क्लर्जी, प्रीस्ट, पोप, ये सब आते थे। और जो सेकंड वर्ग था इसमें नोबल्स आते थे। नोबल्स का मतलब लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े जो जमींदार होते थे। और जो तीसरा वर्ग था इसमें कॉमन पीपल आते थे। ये देखो आपको सैड से दिख रहे हैं, ये कॉमन पीपल है, यानी किसान वगैरह है। इनकी शक्लें ही बता रही हैं कि इनका सोसाइटी में क्या सिचुएशन होगी। तो ये जो फर्स्ट 2 वर्ग थे ये काफ़ी सुखी थे। और जो ये थर्ड वर्ग था इनको इन दोनों को टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जबकि फर्स्ट और सेकंड वर्ग जो था सबसे ज़्यादा रिच थे और ये इन गरीब लोगों से टैक्स वगैरह लिया करते थे। अब हमने उस दिन इस सेकंड वर्ग के बारे में, नॉवेल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में आते थे, एक बार फिर से सुन लो, फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन आते थे। इसमें प्रीस्ट जो थे और बिशप वगैरह आते थे। तो इसमें क्या था कि राजा ने कैथोलिक चर्च को भूमि दे रखी थी, यानी चर्चेस जो होते थे उनको ज़मीनें दी होती थी। और ये चर्चेस जो थे इन भूमियों से टैक्स वसूल करते थे। ये किसानों से एग्रीकल्चर करवाते थे और उनसे टैक्स वसूल करते थे। चर्चेस जो थे वो एक काफ़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, यानी ये काफ़ी पावरफुल थे और ये राजा के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं थे। और जो ये वेस्टर्न चर्च थे, यानी जो कैथोलिक चर्च थे, जितने भी चर्चेस थे उनके जो हेड थे वो पोप थे, जो रोम में रहते थे। ठीक है। इसके बाद यूरोप में ईसाई समुदाय का मार्गदर्शन पादरी करते थे, यानी जो गांव-गांव में या शहरों में जो चर्चेस होते थे वहाँ पर लोगों को कौन गाइड करता था, वो पादरी करते थे, प्रीस्ट करते थे। पोप और पादरी में अंतर पता लग गया ना। जितने भी इंग्लैंड में चर्चेस थे, सॉरी यूरोप में चर्चेस थे, उनके हेड पोप थे जो कि रोम में रहते हैं। आज भी पोप ही हैं जो रोम में रहते हैं। और जो चर्च का, एक सिंगल चर्च का जो हेड होता था वो पादरी होते थे। ठीक है। अधिकतर गांव में चर्चेस होते थे जहां पादरियों का धर्म उपदेश सुनने के लिए लोग जो थे वो हर संडे को आते थे। पादरी जो था वो हर व्यक्ति नहीं बन सकता था। जैसे कि अगर कोई गरीब किसान है जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है और वो सोचे कि मैं प्रीस्ट बन जाऊं, तो वो नहीं बन सकता था। या जो फिज़िकली हैंडीकैप था, शारीरिक रूप से अपंग था, वो व्यक्ति जो था वो प्रीस्ट नहीं बन सकता था। और जब वो एक बार प्रीस्ट बन जाते थे तो वो शादी नहीं कर सकते थे। इसके बाद बिशप जो थे वो अमीर माने जाते थे। अब ये बिशप कौन थे? ये जो पादरी लोग, मतलब पादरी लोग थे जिनको कोई ना कोई पोजीशन मिल जाती थी राजा के यहाँ पर, वो रूलिंग करने में काम आते थे, हेल्प करते थे राजा की, उनको बिशप कहते थे। तो राजा की तरफ से उनको विशाल ज़मीनें और पैलेसेस मिलते थे, तो वो तो बहुत ही रिच थे। किसान जो थे साल में फसल का 10th पार्ट जो था वो चर्च को टैक्स के रूप में देते थे। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुन लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसान साल में फसल का 10th भाग जो था वो चर्च को टैक्स के रूप में देते थे, जिसे टीथ कहते थे। मान लो किसान को साल में 100 रुपये की इनकम हुई है, ठीक है, तो उसमें से 10 रुपये जो है वो चर्च को टैक्स के रूप में देगा ही देगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है भिक्षु। भिक्षु कौन होते हैं? भिक्षु जिसको कि हम इंग्लिश में मॉन्क्स कहते हैं। जो मेल होते हैं उनको मॉन्क्स कहते हैं और जो फीमेल होते हैं उनको नन्स कहते हैं। आप बताओगे कि ईसाइयों की चर्च के अलावा एक दूसरी संस्था भी थी जिसे एबी कहते थे।
यहाँ पर जो थे भिक्षु लोग जो थे वो एकांत जीवन बिताते थे। एकांत का मतलब आइसोलेटेड होते थे और ये लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते थे। और जहाँ पर ये रहते थे उसको एबी या मठ कहते थे। अब इसे हम इंडियन बैकग्राउंड में समझते हैं। देखो बेटा, जैसे हमारे मंदिरों में पंडित जी होते हैं, है ना। और पंडित जी कौन होते हैं? जो मंदिर के हेड होते हैं। और वो हम आम लोगों के बीच में ही रहते हैं, आम जैसी ज़िंदगी लीड करते हैं, एक कॉमन लाइफ लीड करते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं। हमारे यहाँ पंडित जी और वहाँ पर प्रीस्ट। जो चर्च का हेड होगा वो प्रीस्ट होगा, है ना। और वो आम लोगों के बीच में रहते थे, विलेजेस या सिटीज़ में रहते थे। और लेकिन अब हम देखते हैं कि साधु, हमारे इंडियन बैकग्राउंड में साधु कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं और जो आइसोलेटेड लाइफ लीड करना चाहते हैं, यानी अपनी फैमिली को छोड़कर वो पहाड़ों पर चले जाते हैं या आश्रम में रहते हैं, उनको साधु कहते हैं। तो उन क्रिश्चियंस में उनको हम भिक्षु कहते हैं, यानी मॉन्क्स और नन्स कहते हैं। और जहाँ पर ये रहते हैं उसको एबी या मठ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दो जो एबीज थे ये काफ़ी फेमस थे। एक था इटली में जिसका नाम था बेनेडिक्टीन, और ये 529 में जो था वो बना था, बेनेडिक्टीन। ठीक है। हम और दूसरा था बरगंडी में जिसका नाम क्लूनी था। अब हम बेनेडिक्टीन को देखते हैं, इसकी इमेज देखते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये जो है ये पोप हैं, ठीक है। और ये जो है मॉन्क और नन्स हैं, ठीक है। ये देखो एक और नन्स का एग्जाम्पल है, यानी जो अपनी फैमिली को छोड़कर एबी में रहती हैं उनको नन्स कहते हैं। ये देखो ये मॉन्क है, ये नन्स हैं, जो कि हर मतलब इनका कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं। ये लोग रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। ये सबसे फेमस जो था एबी था, मठ था, जिसका नाम बेनेडिक्टीन था, ठीक है, जो कि 529 में बना था। इसके बाद ये जो था क्लूनी था, ठीक है। इस इमेज को ध्यान से देख लो। ये भी जो है एक एबी है और ये कितनी अच्छे से बना हुआ है। ये 910 में बना था, 910 में ईस्वी में बना था। ये चर्च है, एक सिंपल चर्च जो कि यूरोप के किसी गांव का चर्च है। ये चर्चेज़ हैं जो हर गांव में हुआ करते थे। जैसे हमारे यहाँ टेम्पल्स होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, वहाँ पे चर्चेज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसमें बताना है। अब हम देखते हैं कि ये जो भिक्षु होते थे ये लाइफ कैसी लीड करते थे। आप बताओगे कि ये सारी ज़िंदगी एबी में ही बिताते थे। इनका मेन काम क्या था? प्रेयर करना, स्टडी करना, एग्रीकल्चर करना, फ़िज़िकल वर्क करना। इनको जो भी लैंड मिली थी तो ये अपना काम खुद किया करते थे। हर काम ये खुद किया करते थे। आधे शामिल थे। भिक्षु की ज़िंदगी स्त्री और पुरुष दोनों अपना सकते थे, यानी दोनों मेल फीमेल जो थे वो भिक्षु बन सकते थे। पुरुषों को मॉन्क्स कहते थे और स्त्रियों को नन्स कहते थे। कुछ एबी ऐसे भी थे जहाँ एक ही लिंग के लोग रह सकते थे, यानी ऐसा एबी जहाँ पर सिर्फ मेल रहेंगे, ठीक है, जहाँ सिर्फ मॉन्क्स रहेंगे। और कुछ एबी ऐसे थे जहाँ सिर्फ लेडीज़ रहती थी, यानी नन्स रहती थी। और पुरुष और महिलाओं की अलग अलग एबी हुआ करती थी और ये आपस में मैरिजेस नहीं कर सकते थे। भिक्षु भिक्षानी, क्योंकि वो साधु साध्वी बन गए हैं तो वो शादी नहीं करते थे। एक मठ में इनकी संख्या 10 से 20 तक होती थी। अगर छोटा मठ है या एबी है तो वहाँ पे सिर्फ 10 to 20 ही मॉन्क्स या नन्स रहते थे। लेकिन कभी कभी जो बहुत बड़े मठ होते थे वहाँ पर इनकी जो नंबर था वो 100 अबव भी पहुँच जाता था, ठीक है। जैसे कि ये अभी हमने दो देखे थे, बेनेडिक्टीन देखा था, है ना, क्लूरी देखा था, काफ़ी बड़े थे ये। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में मॉन्क्स और नन्स रहते थे।
अब हम देखते हैं कि चर्च और समाज यानी कि चर्च का सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा था। यूरोपवासी ईसाई बन गए थे। मेडिवल टाइम में जो हम 500 से 1500 ईस्वी पूर्व ले रहे हैं, इस टाइम यूरोप में क्रिश्चियनिटी काफ़ी हद तक फैल चुकी थी और काफ़ी यूरोपवासी जो थे वो क्रिश्चियंस बन गए थे। लेकिन उन्होंने अपने चमत्कार और रिवाजों से जुड़े जो भी अपने बिलीव्स थे उनको नहीं छोड़ा था। आगे हम देखते हैं कि 25 दिसंबर आप सभी को पता है कि ये हम क्रिसमस मनाते हैं। इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो ये दिन जो था यूरोप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। जैसे हमारे यहाँ दिवाली मनाते हैं, ऐसे क्रिश्चियंस में 25 दिसंबर मनाते हैं। तो ये 25 दिसंबर ने जो था पुरानी जो रोमन त्यौहार थे उससे पहले यहाँ पर रोमन फेस्टिवल्स मनाए जाते थे। 25 दिसंबर ने उसकी जगह ले ली थी। इसके अलावा क्रिश्चियंस में एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम ईस्टर कहते हैं। ईस्टर क्या है कि ईसा मसीह को जब क्रूस पे लटका दिया गया था तो उसके 5 दिन बाद वो पुनर्जीवित रीबर्थ हुआ था उनका। तो उस दिन को हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। इसकी कोई डेट तो फिक्स नहीं है, कभी ये अप्रैल के मंथ में वैसे आता है तो, लेकिन इसकी डेट आगे पीछे हो जाती है क्योंकि ये ल्यूनर कैलेंडर के बेस पर बनाया गया है, चंद्रमा की गति के अनुसार बनाया गया है। तो लेकिन उस टाइम रोम के लोग भी जो थे एक पुराना कोई त्यौहार मनाया करते थे क्योंकि पहले यहाँ पर रोमन सिविलाइजेशन थी। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में से कट चुका है इसलिए हमने इसको पढ़ा नहीं है। लेकिन यूरोप में मेडिवल टाइम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर रोमन सिविलाइजेशन थी तो सारे फेस्टिवल्स उसी के ही मनाए जाते थे। लेकिन ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम जब लोग क्रिश्चियंस बन गए थे तो उन्होंने रोमन फेस्टिवल्स को छोड़ दिया था और उसके स्थान पर ये क्रिसमस और ईस्टर का त्यौहार जो थे वो मनाने लग गए थे। और वैसे भी ईस्टर अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये वही टाइम होता है कि जब यूरोप में लंबी सर्दी का अंत हो जाता है और स्प्रिंग सीज़न जो है वो आ जाता है। तो स्प्रिंग सीज़न के वेलकम के लिए मनाया जाता था। और इस ट्रेडिशन के अनुसार प्रत्येक गांव के लोग जो थे वो अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे, यानी जहाँ पर भी वो जो भी उनका विलेज होता था उन दिनों में वो अपने विलेज जाया करते थे। तो इसके अलावा गांव के स्थान पर अब जो था विलेज ना कहकर उसको पैरिश कहने लग गए थे। किसान इस दिन खूब मौज मस्ती करते थे, वो कोई काम नहीं करते थे, छुट्टी मनाते थे और मौज मस्ती करते थे। और कई बार जो थे वो तीर्थ यात्रा यानी जो बड़े बड़े चर्चेज़ होते थे उनकी यात्रा करने के लिए भी वो चले जाते थे। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर यानी जो पीजेंट्स थे उनके हालात सबसे ख़राब थे। किसान जो थे इन दोनों वर्गों का यानी फ़र्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर यानी चर्चेस और लॉर्ड्स का, इनका जो था भरण पोषण करते थे, यानी उनके लिए ये काम करते थे, उन्हीं के लिए ये उपज को यानी प्रोडक्शन किया करते थे, टैक्सेस पे किया करते थे। तो ये दोनों ऑर्डर्स तो मज़े में थे और पिस कौन रहे थे? बेचारे किसान। हम देखते हैं कि किसान दो प्रकार के थे। एक थे स्वतंत्र किसान जिनको हम फ्री पीजेंट्स कहते थे और दूसरे थे कृषि दास यानी इनको हम सर्व्स कहते हैं। तो ये जो स्वतंत्र किसान थे हम देखते हैं कि ये किस हद तक फ्री थे भी कि नहीं थे। तो ये जो स्वतंत्र किसान थे ये इनके पास अपनी ज़मीन होती थी, लेकिन इनको लॉर्ड की ज़मीन पर भी जो था एग्रीकल्चर करना पड़ता था। यानी कि ये लॉर्ड की ज़मीन जो थे वो किराए में लेते थे और उसके ऊपर कृषि किया करते थे। एक तरीके से वो ज़मीन साल के लिए जो भी था उनको किराए पे लॉर्ड्स दे देते थे और वो उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया करते थे। और वो इसके बदले में उसको लॉर्ड को जो था वो किराया भी देते थे और टैक्स भी देते थे।
और इसके अलावा वो क्या करते थे, साल में कम से कम 40 दिन जो थे वो अपनी मिलिट्री सर्विसेज भी देते थे। यानी जो किसान थे वो 40 दिन साल में सामंत के लिए यानी लैंडलॉर्ड के लिए लड़ाई भी लड़ने के लिए जाया करते थे। इसके बाद जो लॉर्ड की ज़मीन थी उसमें किसान के जो फैमिली होती थी उसको 3 या इससे अधिक दिन जो था वो उसकी घरों में या उसकी ज़मीनों पर काम करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें और भी काम दिए जा सकते थे, जैसे कि गांव में गड्ढों को खुदवाना, लकड़ी इकट्ठी करना, रोड्स बनवाना, किसी बिल्डिंग को रिपेयर करना है, बाड़ बनाना, खेतों के चारों ओर जो घेरा बनाया जाता है उसको बाड़ बनाना कहते हैं। ये सब काम जो थे वो किया करते थे और इसके बदले में इनको कोई भी जो थी लेबर नहीं मिलता था, कोई भी मज़दूरी नहीं मिलती थी। उनको ये काम करना है तो करना है और वो भी बिना किसी सैलरी के। और इसके अलावा उनकी जो लेडीज़ होती थी और जो उनके बच्चे होते थे उनको भी यहाँ पर काम करना पड़ता था। जैसे उन्हें कॉटन को वीव करना था, कपड़ा बनाना था, मोमबत्ती बनाना था, अंगूरों से जो रस निकाल कर शराब तैयार की जाती है तो वो ये सब काम लैंडलॉर्ड के लिए किया करते थे। इसके अलावा और अत्याचार देखो, जो राजा होता था वो किसानों से कभी कभी टैक्स भी वसूल करता था जो कि डायरेक्ट होता था, जिसे हम टैली कहते हैं। यानी कि ये जो पीसेंट्स हैं ये बुरी तरह से टैक्सेस के नीचे दबे पड़े थे। इसके बाद हम देखते हैं सर्व्स कौन थे, कृषिदास कौन थे। ये लॉर्ड की भूमि पर खेती करते थे, यानी इनके पास अपनी ज़मीन तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो पूरी तरह से लॉर्ड्स की ज़मीनों पर डिपेंड थे, क्योंकि लॉर्ड्स जो थे वो सारी ज़मीनें तो किराए पे नहीं देते थे ना, कुछ ज़मीनें ये अपने पास भी रखते थे। तो उनके ऊपर ये जो किसान थे वो कृषि किया करते थे और जब प्रोडक्शन होता था तो उसमें से मोस्टली सारा का सारा लॉर्ड के पास जाता था और पीसेंट्स को जो था वो बहुत कम लेबर जो थी वो मिलती थी। और अगर पीसेंट चाहे कि मैं लॉर्ड को इस गांव को छोड़कर भाग जाऊं तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे लॉर्ड की ही चक्की में यानी आटा पिसवाना होता था, तंदूर से रोटी बनवानी होती थी और जो था उसी के ही जो था जो शराब की वाइन प्रेस थी उससे जो थी वो वाइन निकाली जाती थी। यानी कि वही उसी उन्हीं को ही सारा काम करना पड़ता था। और वो सबसे बड़ी बात कि वो लॉर्ड की मर्ज़ी के बिना शादी भी नहीं कर सकता था। उसे जो था लॉर्ड ही तय करता था कि उसे किससे शादी करनी है। देखो कितनी ज़बरदस्ती है। और साथ में अगर वो अपनी पसंद से शादी करना भी चाहता था तो लॉर्ड उसे ब्लेसिंग्स तो दे देता था, लेकिन बदले में उससे पेमेंट लेता था। ठीक है, यानी वो अपनी लाइफ लीड करने के लिए तो बिल्कुल आज़ाद थे ही नहीं। इसी टाइम हम रोमन स्लेव्स की हालात देखते हैं कि इससे पहले जो रोमन सिविलाइजेशन थी वहाँ पर जो स्लेव्स थे उनकी हालत ख़राब थी, या जो ये फ्रांस के पादरी थे इनकी हालत ख़राब थी। हम देखेंगे कि जो रोम के दास थे उनकी लाइफ तो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें कई कई घंटे, यानी अगर 24 घंटे का दिन है तो 18-18 19-19 घंटे उन्हें काम करना पड़ता था। उन्हें चेन्स में बांध कर रखा जाता था। ठीक है, उन्हें चेन्स में रखा जाता था ताकि वो भाग ना सकें। इवन जब वो सो रहे होते थे तब भी उनकी बेड़ियों को खोला नहीं जाता था और उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था। क्यों किया जाता था? ताकि वो ये चाहते थे कि ये भी बच्चे इनके बड़े होकर उनके दास बने। ठीक है, इसमें हम दासों की जो है ये हालत देख लेते हैं। ये देखो, ये जो है एक स्वतंत्र किसान है। ठीक है, ये स्वतंत्र किसान है। ये देखो, ये स्लेव्स हैं जो लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर काम कर रहे हैं। ये भी देखो, ये स्लेव्स हैं जो लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर काम कर रहे हैं। ये रोमन स्लेव्स हैं जिनकी हालत काफ़ी ख़राब है। इन्हें जो था अफ्रीका से
और अमेरिका से पकड़ कर लाया जाता था और शिप्स में इनको रखा जाता था और इनको जो था चेन से बांध दिया जाता था और अगर ये भागने की कोशिश करते थे तो इन्हें मार दिया जाता था। देखो ये इनको जंजीरों में बांध कर यूरोप से पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं और इनको बेच दिया जाता था। देखो कितनी हालात इनके ख़राब है, जानवरों से भी ख़राब इनके हालात थे, है ना। तो ये देखो इनको कैसे पकड़ के लाया जा रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड जो था वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ था। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं इंग्लैंड। आप बताओगे कि 6th सेंचुरी में मध्य यूरोप से एंजल और सैक्सन, ये ना जर्मनी के एक कबीले थे, वहाँ के रहने वाले निवासी थे जो कि इंग्लैंड में आकर बस गए थे और ये एंजल के नाम से इंग्लैंड का नाम एंजल लैंड हो गया था, जो कि बाद में बदलकर इसको इंग्लैंड कहा गया। 11वीं सदी में नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने, ठीक है, अपनी सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार किया। ये नॉर्मंडी और इंग्लैंड के बीच में एक जस्ट लाइक ब्रिज था, एक चैनल था, एक समुद्र था जिसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। इसको पार किया और वहाँ पर जो सैक्सन राजा था उसको उन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया। ठीक है, उस टाइम ना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मोस्टली बैटल्स होते रहते थे। तो इसने जब ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड को एंजल लैंड को हरा दिया तो उन्होंने भूमि का नाम जो था करवाया और इसके नक्शे बनवाए और 180 जो थे वो नॉबल्स के बीच में, लार्डों के बीच में इनको बांट दिया गया। यही लार्ड जो थे वो राजा के प्रमुख काश्तकार यानी टेनेंट्स बन गए थे। ये लार्ड जो थे बदले में, क्योंकि राजा ने इनको ज़मीनें दी थी, तो ये लार्ड जो थे वो राजा को कुछ नाइट्स देने के लिए मजबूर थे। नाइट्स याद है ना, वही जो कि लड़ाई लड़ने में बहुत परफेक्ट थे। तो लॉर्ड जो थे वो राजा को कुछ नाइट्स देते थे। अब जो थे, जो ये लार्ड थे, ये नाइटों को आने वाले टाइम में ज़मीनें प्रेजेंट भी करने लग गए थे। लेकिन जो ये लॉर्ड थे वो नाइटों का प्रयोग अपने निजी कार्यों के लिए, निजी युद्धों के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे और इंग्लैंड में इसके ऊपर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस थी, बैन थी कि कोई भी जो है वो स्लेव से गलत काम नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे बेटा, गॉड ब्लेस।